अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होंगे। जनाब, हमारे मुआशरे के ना बहुत से ऐसे पहलू और मसाइल हैं जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ जो मुआशरे में आम प्रैक्टिस बनती जा रही है और वो ये है कि जिस बारे में हमें इल्म नहीं होता है उस चीज़ के बारे में हम अपनी राय देते हैं। हमारे मुआशरे में लोगों का किसी भी चीज़ के बारे में कोई तजुर्बा नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और ना ही कोई मेहनत होती है, फिर भी वो अपनी एक राय रखते हैं। और बग़ैर मेहनत किए राय रखना अक्सर ख़तरनाक भी साबित होता है। पाकिस्तान में हर बंदा, आपको इर्द गिर्द अपने हर बंदा नज़र आएगा कि अपने काम के अलावा बाकी हर काम में एक्सपर्ट होता है। एक मिसाल समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि आप लाहौर में किसी भी चाय वाले के पास चले जाएं ना, लाहौर में बहुत से चाय वाले आपको मिलेंगे या ढाबे वहाँ पर मिलेंगे और वो चाय वाला आपको बताएगा कि शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये काम करना चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है, इस तरह बेहतरी आ सकती है। और वही चाय वाला ना आपको मईशत पर भी गहरी नज़र रखता हुआ बताएगा कि कितना कर्जा लिया है हमने, कितना वापस किया है। और जैसे आजकल क्रिकेट का मैदान भी सजा हुआ है और जैसे मैचेस जारी हैं, तो उस हवाले से भी आपको बताएगा कि जनाब बाबर आजम की कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कैसी कप्तानी होनी चाहिए, उसको ये चीज़ें करनी चाहिए। और वो हर बैठे हुए शख्स के मसाइल का हल ज़रूर आपको बताएगा और दूसरों की हर बात का पता होता है, सिवाय इस चीज़ की कि जनाब हमारे साथ क्या चल रहा है, या उसको ये नहीं पता होगा कि हमारी चाय अच्छी है या कैसी बनी है। तो हमारा मसला ये होता है कि हम दूसरों के काम में बहुत जल्द भागकर मशवरा देते हैं, बजाय इसके कि अपना खुद के काम को हम बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम अपने बारे में लाइल्म होते हैं, लेकिन बाकी हर चीज़ के बारे में हमें इल्म ज़रूर होता है कि जनाब कौन क्या कर रहा है, कोई और के क्या चीज़ें हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता है। हम मशवरे सबको देते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम अपने लिए क्या राय हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो इसलिए हमें भी और आप लोगों को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए कि जनाब दूसरों को मशवरा देने से पहले, दूसरों के लिए राय रखने से पहले अपने बारे में अच्छे तरीके से सोच ले। जनाब इंसानियत की मेराज इस बारी ताला की रसाई है जो इस कायनात का खालिक और इसे दर्जा कमाल तक पहुंचाने वाला है। इंसानियत को अपनी मार्फत से आशना करवाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया का सिलसिला जारी किया, जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। दावत और तबलीग दीन के लिए सूफिया कराम ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और खिदमत अंजाम दी। आज जिन दो बड़े सूफिया कराम का जिक्र करने वाली हूँ, उनमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने अशार, अक़वाल और अखलाक के ज़रिए अवाम के दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया और इल्म जैसी दौलत से शुरका और रुफ़का को फैज़याब भी किया। आज शाह हुसैन अलमारूफ मादुलाल हुसैन का यौम पैदाइश है। शाह हुसैन एक सूफ़ी और पंजाबी शायर थे जो फ़कीर लाहौर से मारूफ़ हैं। शाह हुसैन ने पंजाबी अदब को काफ़ी की सिन्फ से रोशनास करवाया है। और उसके साथ ही अगर बात करें वासिफ़ अली वासिफ़ की, तो जनाब क्या खूब कहते हैं, मैं वासिफ़ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक़े महफ़िल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का जनाब यौम पैदाइश कल यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और जैसे सबको मालूम है कि इतवार को हमारा प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए आज के दिन जनाब इन दोनों सूफिया कराम को हम खिरादे अकीदत पेश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज हम जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ जो है वो 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ़, कॉलम निगार, सूफ़ी और अपने अहद की एक अजीम शख्सियत थे। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के दो कॉल आप भी देखिए। कहते हैं कि अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। और अखलाकियात पर क्या खूब वो कहते हैं कि अखलाक ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बद अखलाक ना होने दें। और ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ही थे जिन्होंने मोहब्बत में गैर की राय को हराम करार दिया था। और इन दोनों शख्सियात के बारे में और इस्लाम में सूफिया कराम का किरदार, उनकी तालीमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखिए।
15 जनवरी 1929 को खुशाब के इलाका शाहपुर में पैदा होने वाले वासिफ आते ज़माने में कमाल शायर और बेमिसाल अदीब बने। तबीयत की इनफरादियत और दरवेशी के मैलान की वजह से सरकारी नौकरी को दरखोरे एतना न समझा और लाहौर में वाक़या एक पंजाबी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद अज़ां अनारकली के नज़दीक नाभा रोड पर लाहौर इंग्लिश कॉलेज के नाम से अपना तदरीसी इदारा भी कायम किया। मुमकिन नहीं मुझसे ये तर्ज़े मुनाफिकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। शानदार तालीमी कैरियर के बाद बेमिसाल तदरीसी खिदमत की और तबीयत जब सूफी शियार हुई तो मुर्शद ठहरे। MAO कॉलेज लाहौर की मजलिस इकबाल के एक प्रोग्राम की रुदाद जब शाया हुई तो कारीन के इसरार पर कॉलम लिखना शुरू किया। पहला कॉलम मोहब्बत के उन्वान से शाया हुआ। निदरत कलाम और तासीर का ये आलम था कि लोगों ने धड़ाधड़ आपसे राब्ता करना शुरू कर दिया और अपने दीनी, दुनियावी और रूहानी मसाइल के हल के लिए आपको मुस्तजाब पाया। मेरा नाम वासिफ़े बासफ़ा, मेरा पीर सैयदे मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ। वासिफ अली वासिफ की उर्दू व पंजाबी शायरी हजरत इंसान की सोच पर नूर की मानंद है और इनकी नस्र में मौजूद सुनहरे अक़वाल दिलों को जज्बा ताज़ा बख्शते रहेंगे। और जनाब इन दोनों शख्सियात को खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साहबजादा काशिफ साद हैं, फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ अली वासिफ के। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सर आज दो बड़ी शख्सियात के हवाले से हम बात करने वाले, एक तो माधुलाल हुसैन साहब के हवाले से, दूसरा हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब के हवाले से। क्योंकि कल उनका यौम पैदाइश है लेकिन कल हमारी छुट्टी होती, प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए आज आपको हमने बुलाया ताकि उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ जानने की हम कोशिश कर सकें। सबसे पहले सूफ़ीज़म के बारे में, मतलब ये दोनों ही जो शख्सियात के हवाले से हम बात करें, दोनों ही सूफ़ीज़म के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो सूफ़ीज़म क्या है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ीज़म, दाता हुज़ूर कहते हैं कि पहले काम हुआ करता था, अब नाम रह गया। तो ये कुछ लोगों के लिए काम है आज भी और कुछ लोगों के लिए नाम है सिर्फ। इट्स अ पाथ टू वॉक ऑन। ओके, कि आप कैसे चल रहे हैं ज़िंदगी में, इसको राह सलूक भी कहते हैं। ठीक है। वाइस साहब का एक बड़ा कीमती फ़िक्र आपने कहा, राह सलूक वो राह है जिस पे आप जो सलूक इंसानों से करोगे वही सलूक कंसिडर होगा। क्या बात। यानी कि आप अगर इंसानों की बस्ती में से गुजर रहे हैं तो आपका गुजरना, आपका उनसे ताल्लुकात, आपकी उनकी मेहरबानी, आपका उनको माफ़ करना, उनसे माफ़ी मांगना, उनके लिए मनफियत बख्श बनना, उनके खैर की इस्लाह के लिए काम करना, ये तमाम बातें जो है ना ये सूफ़ीज़म का तरीक़ है। यूँ कह लें कि सूफ़ी जो है ना वो एक माली है और वो एक पौधे को तराश खराश के खूबसूरत बनाता। तो ये हज़रत इंसान की जो बेहतरी के लिए जो लोग काम करते हैं या जो जिनको मुतय्यन किया जाता है, ये सूफिया वो हजरात होते हैं जो अहद हाजिर में माशरती, इखलाकी, समाजी और जहनी गुत्थियाँ जहाँ पे बन गई हों ये उनको सुलझाने के लिए, और वो फिर खोलता है, राज खोलता है पुराने, वो पुरानी आरजुओं को जगाता है। वो कहीं कहते हैं कि किसी पुरानी आरजू के साथ भी कनेक्ट कर देता है। तो ये ख़ासा होता है कि इस दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की जो रोशनी है उसको लोगों के अंदर फैलाता है। जब वो बात करता है, जब वो अमल करता है, तो उसके बीच में वो जो जिसको कहते हैं ना कि मोहब्बत की जो आग है वो नज़र आती है। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि ये जो सूफ़ी का जो दिल होता है ना, ये एक चूल्हे की तरह होता है, मट्टी का चूल्हा, और इसमें आग ना भी जल रही हो तो इसमें कीड़ा नहीं आता। कीड़े को पता होता है कि ये फिर भी हिद्दत ज़रूर होगी अगर आग नहीं भी जल रही तो। ये कीड़े होते हैं हमारे खन्नास, हमारे अंदर की जो सोचें या मनफी रुझानात जो हैं, तो ये इनके पास नहीं फटकते। तो ये आग जो है ना, ये आग आपको उन हशरात से बचाती है। तो ये आग सरकार दो आलम की मोहब्बत की आग है, बेशक। और ये सूफिया कराम ने फैलाई है माशरे के अंदर। और अल्लाह के पास ना इतने रंग हैं कि अपने हर सच्चे बंदे को एक मुनफरिद रंग अता करता है। इसलिए माधुलाल हुसैन और हैं, दाता हुजूर और हैं, वासिफ अली वासिफ और हैं, और जितने भी लोग आते रहेंगे। मौलाना रूम का और मिजाज था। अब ये जो लोग आए हैं, इन लोगों ने
काम क्या किया? इन्होंने सिर्फ हजरत इंसान के लिए काम किया। खुद तो मुस्तफीद हुए। मुझे याद मौलाना रूम का जब ये सारा वो वाक़या हुआ ना, वो तालाब में किताबें निकाली, खुश्क सारा वो वाक़या था। फिर जब उनको इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझाऊं कि इल्म अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सांप है। और अगर इल्म आप मनफियत या बहबूद खुदाबंदी के जो ये बंदे हैं उनके इंसान के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये नूर है। क्या बात है। तो ये इन लोगों को जो इल्म अता हुआ सूफिया कराम को, इन्होंने फिर इंसान की खिदमत के लिए पेश किया उसको, उससे इस्लाह की और इसको फिर नूर बनाया। और ये लोग फिर रह गए दिलों में, ये गए नहीं। ये लोग जिंदा लोगों से ज्यादा जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसे, बेशक कि कितने साल गुजर गए हैं। माधुलाल हुसैन को भी, दाता हुजूर को भी, वाइस साहब को तो अभी 30 साल हुए हैं सारे, लेकिन वाइस साहब फरमाते थे कि जिंदा वो है जो दिल में उतर गया और मुर्दा वो है जो दिल से उतर गया। इसलिए कई लोग जिंदगी में भी मुर्दा होते हैं, कुछ मरने के बाद भी जिंदा होते हैं। तो ये सूफिया कराम की ज़ात के साथ जो है ना मुख्तस है ये बात कि उन लोगों का एक ही तरीक है, अंदाज अलग अलग हैं सबके। सही। माधुलाल हुसैन को थोड़ा सा मलामती रंग कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मलामत के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा। और वाइस साहब का जो तरीक है वो उन्होंने मलामत पे बात ज़रूर की, इख्तियार नहीं किया। इनका जो मिजाज था वो दरवेशाना और तरह का था। अच्छा। तो ये अपने अपने अंदाज में इन्होंने जो है ना वो बात की है। मतलब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी। अब जो जिस इलाके में जो दरवेश आता है उस इलाके के जो लोगों के मसाइल हैं ना वो उस नफ्स पे हाथ रखता है। सरकार वाइस साहब ने जो काम किया वो किया लोगों की जहनी इस्लाह के ऊपर काम किया। और उस दौर के जितने बड़े जहन वाले लोग थे ना वो सब मुतासिर हुए। उसमें अशफाक अहमद साहब, अच्छा, मुन्नू भाई, इजाज बटालवी, डॉक्टर अनवर सजाद, शहाब साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, ये नाबग़े असर नाम जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये तमाम लोग वाइस साहब की महफिल में बैठा करते थे और वाइस साहब से सवाल पूछा करते थे। अच्छा। और वाइस साहब उनको जवाब दिया करते थे। और अब ज़रा इल्म के लेवल का अंदाज़ा ये लगा लें कि एक महफिल हो रही थी वाइस साहब की। अच्छा। उसमें अशफाक साहब ने कुछ सवाल पूछा। सही। तो आपने उसका जवाब इनायत करना शुरू किया। तो फिर आपने कहा अशफाक साहब बात समझ आई है या मैं थोड़ा आसान करके समझाऊं? अच्छा। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये कौन सी बात है, ये कौन सा लेवल है कि ये बात अशफाक साहब को भी आसान करके समझानी पड़ती है ये बात। तो ये बात जो है ना वो अता की कहानी और है, मेहनत की कहानी और है, अमल का नतीजा और है, फजल की और बात है। ये फजल याफ्ता लोग होते हैं जी सारे के सारे कि जिनसे आगे लोगों के अंदर बात बढ़ रही है। और फिर अंदाज ऐसा होता है अपना अपना। मुझे माधुलाल हुसैन है जैसे उनका वो कलाम है कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तुम, क्या खूबसूरत कलाम है। वो एक अपनी ज़ाती वारदात के हवाले से, ये शायर हजरात जिन्होंने भी सूफिया कराम ने शायरी की है ना जी, इन्होंने अपनी वारदात का जिक्र किया। जैसे भी आपने पढ़ा वो शेर, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना। अब ये अपनी एक ज़ाती वारदात का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो ये शायरी में लोगों के लिए भी बात होती है लेकिन अपनी एक पर्सनल वारदात का भी जिक्र हो रहा होता है। तो मतलब आपके ऊपर जो चीज़ें गुजर रही होती हैं आप उसका भी जिक्र कर रहे होते हैं अपनी शायरी के अंदर। बिल्कुल कर रहे होते हैं ये। और ये बड़े बड़े राज इसमें फिर छुपाए जाते हैं। जो सूफिया कराम की जो शायरी, ये आम शायरी नहीं होती। वह सब इसको कहा करते थे कि जो सूफिया की शायरी है ना ये रजिस्टर्ड कलाम है, रजिस्टर्ड। तो बल्कि वो जब कभी समा भी होता था महफिल कवाली की तो आप कवाल को कहा करते थे वो रजिस्टर्ड कलाम सुनाओ, दूसरा कलाम नहीं सुनाना। अच्छा। तो ये चूंकि इस कलाम को भी उस ज़ात के साथ चूंकि मंसूब होता है तो इस कलाम की भी रिफ़त और तरह से होती है। बेशक। कि जो बात कह दी गई है कि कोट मिठन शरीफ से चली बात कि जी मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, तो वो कलाम चलता आ रहा है। फिर सूफिया कराम की बात, तो इनकी बातें रह जाती हैं और ये सूफिया कराम की बातें रहती दुनिया तक रहेंगी, रहती दुनिया तक रहेंगी, चलती जाएंगी। एग्जैक्टली। क्योंकि ये खुद से नहीं क्रिएट की गई हैं,
इनका हवाला कहीं अता के साथ था। बेशक। तो जो अता जिस जगह पे वैसा फरमाते कि जिस जगह पर अल्लाह का फजल हुआ हो ना, वो जगह रह जाती है। क्या बात। तो वो दिल जिसमें याद खुदा हो, जिसमें इश्क नबी हो, वो भी कायम रह जाता है। बेशक। उसकी तासीर देर तक चलती रहती है। वाह साहब ने एड्रेस किया, गुफ्तगू की, अच्छा, मज़ामीन लिखे, आपने पोइट्री की, उर्दू में की, पंजाबी में की। पंजाबी का मैं एक शेर आपकी नज़र करता हूँ साहब का। आप कहते हैं कि शीन, उनकी ना वो अलिफ बे से ऐसे शायरी है। अच्छा। शीन से शेर है उनका कि शीन शौक चराग जलाओ दिल विच। अच्छा। शौक चराग जलाओ दिल विच होवण दूर हनेरे, जिथे शौक दे दीवे बलदे चानन चार चुफेरे। क्या बात है। शौक दी मंजिल हर मंजिल तो अगे होर अगेरे, वासिफ यार चलो चल वसीए जिथे शौक दे डेरे। क्या बात है, क्या बात। तो वो उन्होंने शौक के डेरे लगाए। तो ये सूफिया का अब एक फिर भाई साहब ने एक फिक्रा माधुलाल हुसैन के लिए भी कहा। अच्छा। आप कहते थे कि वो उनका होता है ना मेला चिरागा होता है जी वहाँ पे। तो आप फरमाते थे कि जिसके दिल में रोशनी ना हो वो चिरागों के मेले से कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्या बात। अब ये इसका बड़ा वाज़ेह सा मतलब ये है कि आपके अंदर थोड़ी सी वो रमक होनी चाहिए, चाशनी होनी चाहिए, तब ये चिरागों के मेले आपको कुछ दे रहे होते हैं। और अगर आपका मकसद वहाँ पे जाके जलेबियाँ खाना है तो खा लें, वो भी ठीक है, वो भी आपकी हाज़िरी कबूल हो जाएगी। लेकिन ये लोग और सामान लेके बैठे हुए हैं, ये और खजीने हैं, गंजीने हैं ये लोग। दाता हुजूर के बारे में कहते थे कि वो गंज बख्श हैं। और पूछो तो सही किस चीज़ के गंज बख्श हैं वो क्या देते हैं वहाँ पर? तो वो जो देते हैं वो लेने के लिए जाओ तो वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात। उनसे वो फैज़ लेने जाएं, उनसे वो अल्लाह का रास्ता लेने के लिए जाएं, उनसे सरकार दो आलम की मोहब्बत लेने के लिए जाएं। तो ये लोग देते हैं, आज भी देते हैं। मेरा तो बिल्कुल मानना है अगर इनका कलाम जिंदा है तो ये भी जिंदा है। इनकी बात आज हो रही है तो फिर ये आज भी मौजूद है। तो वैसा की सारी ज़िंदगी और तालीमात जो थी वो सिर्फ थी अल्लाह और अल्लाह के। बल्कि एक बड़ा कीमती आप जुमला कहा करते थे कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की। और बस इंसान के साथ फिर वो जुड़ गए। मुझे याद है हमारे इलाके में एक झगड़ा हो गया। अच्छा। एक साहब ने दूसरी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ दिया। अच्छा। तो वो उसने कहा कि ठहर मैं तेरा इलाज करता हूँ, मैं बुलाता हूँ बंदों को। अच्छा। वो डर के भाग के हमारे पास आ गए, दोपहर का वक्त था। सही। और कहा कि जी गलती हो गई, गाड़ी का शीशा टूट गया, झगड़ा हो गया। और इतनी देर में बाहर वो लोग भी इकट्ठे हो गए, ढूंढते ढूंढते आ गए। उन्होंने कहा वो निकालो उसको बाहर, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने वो जिसका नुकसान हुआ था ना उसको बुलाया। अच्छा। पूछा भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? उसने बताया उस वक्त 3000 रुपये की FX थी, उसकी स्क्रीन थी। तो आपने वो दराज से 3000 रुपये निकाले उसको। सही। और जिससे स्क्रीन टूटी थी उसको कहा माफ़ी मांगो। अच्छा। उसने कहा जी मैं माफ़। तो जिसकी स्क्रीन टूटी उसको कहा कि तुम माफ़ कर दो उसको, तुम्हें पैसे मिल गए, आइंदा नहीं करेगा। दोनों को जप्पी शप्पी डल चले गए। अब वो एक साहब वहाँ खड़े थे हमारे मनान साहब, उन्होंने कहा कि सब जिसके लिए आपने पैसे दिए ये तो बहुत झगड़ालू इंसान है, मोहल्ले में झगड़ा करता रहता है, तो आपने इसके लिए पैसे दे दिए। तो आपने कहा बात सुनो, हमारे पास नेकी का मौका चल कर आया है, हम इसको कैसे छोड़ दें? जिस तरह सरकार दो आलम ने फरमाया था ना कि जिस तरह से दुनियादार दुनिया कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इस तरह से ये लोग दीन कमाने का, नेकी कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या बात। और यही इनका तरीका है सारी ज़िंदगी का कि लोगों के काम आए, उनके ख्याल जहाँ फंसे हुए थे वहाँ से निकाला उनको। मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो कि इंसान जो कर रहा है वो करना छोड़ दे और एक नए रास्ते पे चल पड़े, जिसकी आदत हो। हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो किसी न किसी इल्लत में गिरफ्तार थे। अच्छा। कोई उस दौर में वो नशा करते थे, वो भी आ गए, या कोई और इखलाकी बीमारी में भी कुछ लोग मौजूद। तो आपकी मोहब्बत और तासीर ऐसी थी कि मैंने देखा कि वो कुछ अरसे में
उन चीज़ों से निकल आए। क्या बात है। अब ये डॉक्टर नहीं है, ये कोई अस्पताल भी नहीं है, तो फिर ये कौन सी तासीर होती है कि लोगों के दिलों के हाल बदल जाते हैं। अब जिसके दिल का हाल बदल गया ना, ये करने वाला कोई आम आदमी नहीं होता। अल्लाह का खास फजल होता है उसमें। अल्लाह का खास फजल होता है जी, उस पे राज खुले हुए होते हैं। बस सब कहते हैं कि ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मैं हर्फ कुन हूँ फरमाया गया हूँ, मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। क्या बात है, क्या फिर आप कहते हैं कि वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है, कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ मैं। ये लोग जानते हैं कि कभी आप भी अल्लाह के ख्याल में रही हैं या सब रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ने सोचा होगा कि कभी इसको भी बनाना है, इसका भी एक नसीब लिखना है। तो आप गौर करें कि आप भी कितने कीमती लोग हैं, हम लोग सारे के सारे। बेशक बेशक। कि अल्लाह ने हमें भी बनाने का सोचा, इस दुनिया में भेजा। तो अब ये जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ, ये जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ना है। हाँ। ये जोड़ते हैं। तो काशिफ साहब, मतलब अब मिस करते हैं कि पहले जो महफिलें सजती थी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के होते हुए, अब वैसा होता है, चीज़ें होती हैं? देखिए, वो एक फिज़िकल प्रेजेंस तो बाप की जगह पर भी महसूस होती है, एक महफिल की जगह पर भी महसूस होती है। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि मैं सुबह से शाम तक आपकी बात करता हूँ, आपके ख्याल में रहता हूँ। तो मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग। एक दौर था कि मैंने YouTube के ऊपर वासिफ़ अली वासिफ़ लिखा। अच्छा। तो अभी नई आई थी, तो उसके बीच में वासिफ़ नाम का बंदा ही कोई नहीं था पूरी YouTube के अंदर। अच्छा। तो आज आप लिखें तो जितने चैनल्स बने हुए ना, उसके पेजेस खुल जाते हैं, पेजेस खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ। वासिफ़ साहब ने ये कहा, वो कहा। ये मैं नहीं कर रहा, ये लोग खुद से अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमने भी बनाए हुए ऑफिशियल टाइप कुछ चीजें बनाई हैं ना, कि जिसके ऊपर पता चलता है कि ये जी हमारी तरफ से बात जा रही है। लेकिन काम करने वाले लोग तो पता नहीं किस किस दुनिया में बैठे हुए, कहाँ बैठे, क्या क्या करी जा रहे हैं, और ये मोहब्बत उनको अता हुई है और इस पे काम किए जा रहे हैं। अब ये लोग, इनकी महफिल भी चल रही है, इनकी बात भी चल रही है। वासिफ़ साहब के जब विसाल हुआ ना, तो आपकी 4 कुतुब थी। अच्छा। अब माशाल्लाह 57 है माशाल्लाह, एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके। तो अभी काम बाकी है, पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकूंगा, ये मेरे बाद भी होता रहेगा काम, तो ये चलेगा। ये लेगेसी है, ये लेगेसी चल रही होती है, और ये बुजुर्गों के नाम के साथ मंसूब होती है। जो वो जिसके दिल में चराव है ना, वो फिर उससे रोशनी ढूंढ भी लेता है, बाकी के दिलों में रोशनी ढूंढ भी लेता है। साहबजादा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप वक्त निकाल के यहाँ पर आए, और हमारे जनाब आज 2 सूफिया कराम के हवाले से हमने बात की है, और उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की, और उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया है आज के शो में। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, और लाहौर आजकल कौमी और सूबाई सियासत का महवर बना हुआ है। वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने से लेकर पंजाब असम्बली की तहलील तक, तहरीके अदम एतमाद से लेकर वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट तक, तमाम अहम फैसले लाहौर में ही किए जा रहे हैं। हालिया सियासी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट ना डालने का फैसला कर लिया गया है, और शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा बैरून मुल्क मसरूफियात के बाद, वतन वापसी के बाद रिहाइश का मॉडल टाउन सियासी मसरूफियात का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ वफाकी वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी हाजिर हुए और पंजाब की हालिया सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। असम्बली की तहलील के बाद पार्टी का भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया गया है, और सूबाई असम्बलियों को इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराने की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की जानिब अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। तो जनाब, ये सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है? असम्बली के तहलील के हवाले से आज शाम तक 48 घंटे पूरे हो रहे हैं, और अब देखना यह है कि शाम तक क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है।
कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ सकती है या नहीं आ सकती है? जनाब अंदर की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। हसन, क्या ये सियासी मंजरनामा चल रहा है? तहलील हो चुकी है पंजाब असम्बली और अब तो मरीम नवाज़ को भी वापस आने का कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और लीड करें जनाब इंतखाबी मुहिम को। तो किस तरफ किस रुख को जा रही है सियासत? क्या अंदर की कहानी क्या है? देखिए, बहरहाल जो असम्बली तहलील करने का जो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, वो बुनियादी तौर पे वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। वो चाहे वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या फैसले किए या उनकी मुशावरत के बगैर या जो भी उन्होंने बड़ा कदम उठाया, उन्होंने मिल मिला के ये फैसला किया और बाकायदा फिर इस पर अमल दरामद होता दिखाई भी दिया। और दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इनको आम इंतखाबात की तरफ ही जाना पड़ेगा। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि बुनियादी तौर पे पूरे पाकिस्तान का अगर आप रजिस्टर्ड वोटर देखें तो तकरीबन लगभग 12 करोड़ के लगभग है और 56% जो है वो पंजाब बनता है। सही। और 18% के करीब खैबर पख्तूनख्वा बनता है। यूँ 74% रजिस्टर्ड वोटर बनता है जो अगर आम इंतखाबात होते हैं तो वो वोट कास्ट करेगा। ठीक है। तो वो 5-6% जो 25-26% जो है, आप उसके लिए 74% रजिस्टर्ड वोटों को जो है वो कुर्बान करने जा रहे हैं या उनको जो है आप उनका एक अलग इलेक्शन करवाएंगे, बाकियों का अलग इलेक्शन करवाएंगे। तो एक अजीब सी सिचुएशन बनेगी। वो एक पंजाबी की वो है ना, वो मिसाल के हाथी लांग या पूंछल रह गई। तो वो जो पूंछ रह गई है, वो पीडीएम उस पर बैठ के जो है वो सियासत कब तक कर लेगी? अच्छा। वो कितनी देर तक जो है वो आगे लेके चली जाएगी? लग तो यही रहा है, बहरहाल इनको आखिर में इलेक्शन पर ही आना पड़ेगा। लेकिन अभी तो वो वाजिद हैं कि हम आम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। देखिए, वो बेशक पंजाब में ही सिर्फ बेशक 2-3 चीज़ें चलती रही हैं। गवर्नर पंजाब का एक अच्छा और उनकी मेच्योरिटी का जो लेवल है वो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई। अच्छा। कि उन्होंने पहले जब वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट हुआ, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। चाहे वो उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा उनके खिलाफ ये बात करते रहे कि आप इसको एक्सेप्ट ना करें। उन्होंने कहा आइन और कानून की रोशनी में जो मैंने ऑर्डर दिया उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अब मैंने उसको एक्सेप्ट करना है। सही। अब अगर देखा जाए तो कल उन्होंने 2 ब्रीफिंग ली है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने। उसमें वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 105 जिसमें बाकायदा मेंशन है कि आपने 3 चीज़ें जो है वो करनी है, फिर 2 और आर्टिकल भी तीनों को मिला के पढ़ा जाए तो वो ये कहते हैं कि पहले तो आपने ये बताना है पहले पैराग्राफ में कि जो वज़ीर आला पंजाब ने आपको समरी भिजवाई असम्बली तहलील करने की, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ दूसरे पे वो लिखेंगे उसी आर्टिकल 105 के तहत, क्योंकि 2224A भी एक आर्टिकल है, उसको भी इसमें जो है वो पढ़ा जा रहा है। तो वो ये कहते हैं दूसरे में कि उन्होंने तारीख देनी है, कौन सी तारीख को 3 माह का 90 डेज होते हैं, तो आपने कौन सी तारीख को इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सही। तो वो जो कल मैंने समरी देखी है उसके मुताबिक तो 12 अप्रैल तजवीज़ की गई है। ओके। यानी रमज़ान शरीफ आ जाएगा। उससे पहले शायद 3 नवंबर या 3 फरवरी को 1997 में रमज़ान मुबारक में इलेक्शन हुए थे। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप ये कहें कि रमज़ान में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उससे पहले भी शायद एक का दफ़ा हुए थे, लेकिन जब 1997 में हुए थे उस टाइम 36.1 जो है वो टर्नआउट देखने को मिला था। और अभी जो है, अब क्योंकि वो सिचुएशन, वो माहौल इतना बन चुका है, तो मेरे ख्याल में अब शायद वो इमरान खान साहब ने फिर अपनी यूथ को उजागर बहुत किया ताकि वो वोट कास्ट के नहीं निकले। और ख़ास तौर पे जो रजिस्टर्ड वोटर जो नया आया मुनीबा, वो बहुत आपकी तरह, बल्कि आप तो पिछले साल भी आपने वोट कास्ट किया होगा, कई और लोग हैं जिनके जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई है, तो वो बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि हम वोट कास्ट करने जाएं। अभी भी हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा, जब आप भी फील्ड में निकली तो आपने देखा कि वोट कास्ट करने के लिए यूथ ज़्यादा थी। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ख़ास तौर पे अब उनको जो है वो इलेक्शन, तीसरी चीज़ उनका ये है कि आपने निगरान सेटअप की तरफ जाना है। वो भी गवर्नर रिकमेंड करेगा सीएम को और अपोजिशन लीडर को कि आप मुश्तरका तौर पे हमें निगरान वजीर आला दें। अगर वो नहीं देते तो 2-2 उनके अराकीन को लिया जाएगा। वो खुद अपनी तरफ से 2 मेंबरान को देंगे या कोई भी कमेटी, वो मिलकर मुशावरत करेगी और निगरान सेटअप तय होगा। ठीक है। और अगर फिर वो ये नहीं करते, फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो फिर किसी को आपको वजीर बना दें,
वजीर आला जो भी है वो उनका फिर है कि वो वजीर आला नामजद कर दें, फिर आगे कैबिनेट जो है वो सामने आ जाएगी। अब सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर जो है वो मामलात को आगे पीछे कर रही है। गवर्नर ने तो अपनी तजावीज़ रात को प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दी। अब मसला ये है कि अगर आज इलेक्शन की तारीख देते हैं या 12 अप्रैल को या जो भी तारीख वो फाइनल करते हैं उस पर इलेक्शन होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून को नुकसान है, क्योंकि ये जो धचका पड़ा पंजाब असम्बली में, आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैं क्योंकि सारा दिन वहाँ पर असम्बली में रहा और सियासतदानों की आनियाँ जानियाँ देखता रहा, और हमें ये अंदाज़ा नहीं था ख़ास तौर पे उन लोगों को कि वो जो 8 अफराद थे जो ये कहा जा रहा था, फिर उसमें चीना ग्रुप के 4 शामिल करें तो वो तकरीबन 12 के करीब बनते हैं, उनको ये कहा गया था कि वो किसी भी सूरत उनके साथ नहीं जाएंगे। और ये दावा किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से 4 मेंबरान असम्बली राना सनाउल्लाह साहब, वो तो ये कह रहे थे कि मैं जाऊंगा ही नहीं पंजाब हुकूमत लिए बगैर, वो तो इतने कॉन्फिडेंस से। फिर उसके बाद आ जाए अताउल्लाह तारड़ साहब, राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, फिर उसके तारक सिंधु, एक लंबी फहरिस्त है। वो तो ये इतने जो है वो उनका इत्तेमाद था कि हम जो है हर सूरत, जब भी इत्तेमाद का वोट बड़ा इन्होंने, आप अंदाजा करें कि कार्रवाई को इन्होंने रोक कर इस चीज़ पर प्रेशराइज करने की कोशिश की गई और एहतजाज किया गया, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, तोड़ फोड़ के नारे, बड़े अजीब व गरीब सा माहौल बना रहा, मछली मंडी बनी रही कि आप एतमाद का वोट लें, और जब एतमाद का वोट लेने लगे वो बाहर चले गए। और उसके बाद फिर जाली गिनती का भी नारा लगाया गया। देखिए ये सारा क्रेडिट जाता है चौधरी परवेज इलाही साहब को। अच्छा, कि उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वो बड़े मैच्योर सियासतदान का उन्होंने रोल प्ले किया, तमाम सियासतदानों को इकट्ठा करके वो ले आए, आ जाइए मेरे बंदे मैदान में आ गए। हमने खुद देखा उस दिन, ये रियलिटी है। ओपन वोटिंग हो रही थी वहां पे। अच्छा, अब उनको एतराज था कि ये गलत हुआ है। अच्छा, अगर गलत हुआ तो मैं गैलरी में खुद मेंबरान असम्बली को गिना, 186 मौजूद थे। अच्छा, अगर उनको एतराज था तो आपने एक आइज होता है, एक नोज होता है। हाँ। आइज से जब निकल रहे थे तो आप 4 बंदे वहां पे गिन लेते। हाँ। कि आप गिन लेते कि भाई आप मेंबर हैं, आप मेंबर नहीं है, आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। वो उन्होंने क्यों नहीं किया? आप बजाय वो अपने काम पूरा करने के, आप वो सियासी कार्ड लेके आप बाहर चले गए, आप मीडिया टॉक करने लग गए, सीढ़ियों पर बैठ के एहतजाज किया, दरवाजे तोड़े आपने पंजाब असम्बली के। ये आप तो इन कामों पे लग गए। आपको पता है उस दिन दरवाजा तोड़ा गया है जो बंद किए गए थे। अच्छा। क्योंकि इस दौरानिये में दरवाजे बंद कर दिए कि बाहर से अंदर कोई ना आए, अंदर कोई ना बाहर। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने किया नहीं, ये तो असम्बली ने करना था ना, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने दरवाजे तोड़कर बाहर निकले। हाँ जी, उसकी वीडियो मौजूद है, चल रही है, जबरदस्ती किस तरह वो किया गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जब फिर तीसरा कैमरे भी वहाँ पे लगे। अगर आपको मसला था तो आप अगले दिन अदालत चले जाते, आप अदालत भी नहीं गए। हाँ, दरअसल अब इनको मसला क्या पेश आया, हो सकता है कि आंदा इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, मरियम नवाज साहबा यहाँ पर आए, हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पर हों, शहबाज शरीफ प्रॉपर यहाँ पे काम करें और रोल प्ले करें, और फिर उसके साथ साथ एक और जो सुनने में आ रहा है कि एक धरा बनने जा रहा है। अच्छा। जिसमें जनूबी पंजाब का, मुजफ्फरगढ़ का, मुल्तान, रहीम यार खान के कुछ लोग हैं, वो भी अगर ये पूरा, वो हमेशा जनूबी पंजाब महाज जो है वो इलेक्शन से पहले मुनीबा ये ना कोई ग्रुप होता है 24-25 का। ठीक है। जब इलेक्शन आते हैं, अगर आप देखें 2008 में भी एक ग्रुप बना था, उनको इस्तेमाल किया गया, फिर कहीं चला गया, फिर 2013 में भी एक बना जो मुस्लिम लीग नून के साथ चला गया, फिर 2018 में बना जनूबी पंजाब महाज, खुसरो बख्तियार कंपनी ने 22-23 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये हमेशा इलेक्शन से पहले ग्रुप बनता है और उस पर काम शुरू हो चुका है। तो अब ये सिचुएशन देखने को मिल रही है कि अगर आप वो आके काम करें, मेहनत करें, तो फिर जाके किसी हद तक जो है वो किसी हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके बावजूद भी आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि जनूबी पंजाब में देहात तक जो है उनका वोट जा चुका है। मैं खुद उस पर सर्वेस किए, मैंने उन लोगों को देखा है, लोगों से मिला हूँ। फिर सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ कार्ड उनका बहुत ज़्यादा चलता दिखाई दिया। फिर दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने लंगर खाने खोले थे, आज आपको कोई लंगर खाने देखने को मिल रहे, सारे बंद हो चुके। वो लंगर खाने अगर चल रहे होते तो आज जो रोटी के जिनको लाले पड़े हुए गरीबों को, वो बेचारे कम से कम लंगर खाने से खा लेते। लेकिन इन्होंने सब ने जो है वो लंगर खाने बंद कर दिए, वफाकी हुकूमत ने, कि कोई लंगर खाना नहीं खुलेगा। अच्छा था गरीब को रोटी मिल जाती, लेकिन जो 25 रुपए तक रोटी पहुंच चुकी है, 35 रुपए के करीब नान पहुंच चुका है, तो गरीब की पहुंच से रोटी भी बहुत दूर होती चली जा रही। कहाँ पे वो 100-150 रुपए कमाएगा। ये इस तरह के चैलेंजेस मुस्लिम लीग नून को है।
तो अब कल ये फैसला किया कि उनको वापस आना चाहिए, रवा माही वापस आने का इम्कानात हैं। मरीम नवाज का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी और नवाज शरीफ साहब का भी, हमजा साहब का भी, तीनों का तीनों इसी माह पाकिस्तान वापस आने के इम्कानात हैं। तो अब उन्होंने अपनी कानूनी टीम को जो है ये हिदायत दे दी है कि वो इस पर काम करें और जो अदालतें हैं अदालत में जाएं, उनसे रिलीफ लेने की कोशिश करें। कोई पीडीएम खोलेंगे, उनको कोई पीडीएफ कोई चीज़ मिल जाए तो वहाँ से उसको हवाला दे के जाएं अदालत में, रिलीफ लें। जब क्योंकि लेकिन अगर ये वापस आते हैं तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनका क्या बनेगा? मतलब वो पहले उसको फेस करेंगे, फिर उसके बाद कोई नया इकदाम उठाएंगे? पाकिस्तानी हुकूमत क्या करेगी फिर? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत साहब से उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म है और फिर पूरी कैबिनेट उनकी बैठी है। यही चीज़ हम सवाल कर रहे हैं कई महीनों से कि अगर उनको कोई इतना मसले हैं तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये तय कर लिया है। अच्छा, अब होगा ये कि वो जब आएंगे, आने से कबल उनको किसी हद तक जो है वो अदालत रिलीफ पहुंचा दिया, और जब रिलीफ मिलेगा तो फिर जो है वो पाकिस्तान में आके खुलकर जो है वो अपनी सियासत कर सकेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, जनूबी पंजाब में काम करेंगे, सेंट्रल पंजाब में काम करेंगे, नाराज अराकीन को मनाया जाए। नहीं मतलब अदालत इतना उन्हें रिलीफ दे देगी कि वो पूरी एक कैंपेन रन कर सकते हैं अपनी पार्टी की? देखिए, वो कुछ करे ना करे, लेकिन पहले भी तो वही कर रहे हैं ना। पहले भी टिकट किसके कहने पे दी जा रही है, पहले भी वजारत किस कहने पे दी जा रही है। लेकिन एक चीज मेरी बात जो बीच में पंडोरा बॉक्स खुलेगा, एक चीज जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा जो मुझे अभी भी नजर आ रहा है, नवाज शरीफ मरियम नवाज ग्रुप यहाँ पर अलग है, शहबाज शरीफ का ग्रुप अलग है, और मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने के बाद पार्टी के अंदर मजीद इख्तिलाफात बढ़ गए। ख्वाजा आसफ साहब, जावेद लतीफ, शाहिद फकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये 4-5 जो बड़े बड़े मेन मरकजी इनकी क़यादत है, आप इनको नज़रअंदाज करके वो कहते हैं आपने मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया कि वो इस पार्टी की तंजीम साजी करेंगी, वो पार्टी को आगे लेके चलेंगी। इस पर उनको किसी ना किसी जगह उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो ज़रूर किया है और वो करते भी रहते हैं, दबे अल्फाजों में, कहीं पर खुल के भी करते हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने सोमवार की जो मीटिंग हुई थी, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की इजलास थी, तो उसमें तो उन्होंने ये भी बात कही है कि इमरान खान बहुत अच्छी सियासत कर रहा है, हम उस तर्ज की सियासत नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, उसी में जो है सर मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर उनके, क्योंकि वो पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा जो ऐसी काम ना किया तो इमरान खान सानू लै दे जाएगा। यानी उनको वो एक बात तो तस्लीम करते हैं कि हमसे बेहतर काम वो कर रहे हैं। और फिर वो जो सरप्राइज के एक्सपर्ट है इमरान खान साहब, वो पंजाब की सियासत का अचानक रुख मोड़ देते हैं, वो पलड़ा तब्दील कर देते हैं। अब वो किस जो है वो रुख जा सकते हैं। अलबत्ता अब ये कहा जा सकता है कि इनको हर पहलू में इलेक्शन तो कराने हैं। वो अलग बात है कि आप इकोनॉमी पे काम कर रहे थे, आपको कुछ पैसे आ गए, कहीं पर आप जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात वाली साइड पे, और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमें कोई 2 अरब रुपए जो है वो रोल ओवर कर दें, 2 अरब रुपए आपके पास आ जाएं, और फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि मज़ीद हमें 2 अरब रुपए कर्ज मिल जाए, फिर हमने कुछ 8-9 अरब रुपए प्लेज करवा दिए। फिर वो भी अगर आप देखें, इकॉनमी तो किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो इकॉनमी पे भी जो है वो अगर उस चीज़ को रखा जाए तो मैक्सिमम 2-3 चीज़ पहले ही होंगे। एक तो यही होगा कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें कि आप तारीख तजवीज़ हम कर रहे हैं, आप इस पर इलेक्शन करवाएं। दूसरा फिर ये होगा कि इनको अदालत में जाना पड़ेगा। जब वो अदालत में जाएंगे तो वो कोई ना कोई इशू बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कई चैलेंजेस इमरान खान साहब को भी आएंगे। अच्छा, वो ये कि एक तरफ तो ये दावे करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ हम बैठने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ वही जब इलेक्शन कराएंगे तो वो क्या होगा। फिर इसी तरह जब वो निगरान वज़ीर आला अगर वो तैनात करते हैं तो फिर उन पर भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अलबत्ता दोनों तरफ से एक चीज़ मुश्तरका है, दोनों जो हैं वो जो निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम सोच रहे हैं, और वो तीनों मुश्तरका फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, एक वो रिटायर्ड जज है, ओके, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, ओके, और एक सहाफ़ी। ये तीनों जो है वो सीनियर तजज़ियाकार यानी एक्सपर्ट है। वो खान साहब की मीटिंग में भी कल 3 जो है वो पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले नाम ज़ेरे गोल लाए गए, और दूसरी तरफ भी 3 पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले नाम जो है वो ज़ेरे गोल लाए जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या ऑन एयर बता सकते हैं हम? देखिए, मुनासिब नहीं होगा क्योंकि कुछ तो शायद वो हमारे से भी कुछ एक का ताल्लुक़ रखते होंगे।
तो कुछ ना कुछ चलते हैं और कोई ना चले कोई आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि लेकिन जनाब आने वाले दिनों में बड़े बड़े पंडोरे बॉक्स खुलेंगे। अच्छा, एमपीएम का ये इलेक्शन सारे भी आ रहा है। अचानक से, तो ये जो रात की तारीखी में जो सारे फैसले हो रहे होते हैं और अचानक से हो रहे होते हैं, ये मेरे ख्याल से ज्यादा होना शुरू हो गया। पंजाब असेंबली का ही आप देख लें कि रात को 12:05 में एक अचानक से सरप्राइज दिया गया खान, कि खान साहब ने अचानक से सरप्राइज दिया। और दूसरा, लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये जो रात की तारीखी में सरप्राइज देने वाला जो मामला है ना, ये खत्म नहीं हो सकता। खान साहब ने अपनी डायरी के पहले सफे पे लिखा हुआ है और ये चीजें चल रही है जो उनके साथ हुआ, अब उन्होंने सबके साथ कर 2005 से लेके आज तक मैंने देखा पंजाब में जितने बड़े तकर्रुर तबादले करने हैं रात के 12 बजे के बाद, 12:30 1 बजे के करीब करते हैं। डीसीओ के तबादले हो, कमिश्नर्स के तबादले हो, बड़ी बड़ी तैनातियां हो, बड़े बड़े एक्शन देखने को मिले, बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लानी हो, रात के अंधेरे में की जाती है। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा था, ये दरअसल ये तो अब उनका तरीक़ेकार है कि शायद वो 12 बजे तक का इंतजार करते हो। अभी एमक्यूएम के कराची में इलेक्शन है। हाँ जी। उस इलेक्शन के बाद बहुत कुछ तय होना है। फिर ये भी मुमकिन है कि वफाक में सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को कह दें कि आप भी एतमाद का वोट लें और उनके नंबर पूरे ना हो तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स देखने को मिलेगा। वहां पर भी इमरान खान साहब की एक सरप्राइज तैयार बैठा है, तो वो भी सरप्राइज देंगे। तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब सरप्राइज पर सरप्राइज देते चले जाएंगे और यहाँ पर जो है इनके लिए एक और माहौल बनता है। आखिरकार इनको इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई माहौल नहीं। इलेक्शन की जिस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि जनूबी पंजाब के जो जाफर लगारी साहब हैं, इन्हें 193 के, वो भी वफात पा गए। तो अब खान साहब कह रहे हैं मैं वहां से भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो खान साहब तो उस मजबूत पोजीशनों से इलेक्शन तो लड़ते हैं, पहले मतलब भी हमने देखा वो 2-3 जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पोजीशन वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सदाकत है इसमें कि खान साहब लड़ेंगे वहाँ पे उनकी पोजीशन। देखिए, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो एंड मौके पे होगा। हो सकता है वो अपने वो किसी को टिकट दे दें और अभी टिकट का जब माहौल देने का शुरू होगा तो आप देखिएगा कैसे कैसे चेहरे भी सामने आएंगे। फिर जोड़ तोड़ का मामला बड़ा रूज पे पहुंच जाता है। ये तो अभी कबल कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पे वो खुद कहाँ से लड़ते हैं, कहाँ से नहीं लड़ते, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी इस चीज के हवाले से बात जो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी काफली के साथ 40-45 सीटों की, वो अगर बात कर ली जाए तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जिन सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं, जिसमें लाहौर का भी शफकत महमूद साहब वाला हल्का है, नीचे 2 MPs हैं, वो दोनों मांग रहे हैं। तो वो अगर डॉक्टर मुराद रास वाला MP वाला सारा वो अगर दे देते हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने वफादारी का जो है वो सबूत दिया और अब उनके साथ साहब से वो चलेंगे खान साहब। और मुमकिन है कि आइंदा आने। एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई इस हफ्ते में कि जब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बातचीत चल रही थी तो अंदर 90% लोग वो बैठे थे जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। और 90% वज़ीर आला के उम्मीदवारों से मशवरा किया जा रहा था और वज़ीर आला साहब उसमें नहीं थे। सही, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। अच्छा, आज 11 से 12 बजे तक आपको पता है रात के 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। रात को 10 बजे के करीब मेरे ख्याल वो कर देंगे। अच्छा, तो क्या होने वाला है? कोई नई डेवलपमेंट सामने आएगी या वो समरी भेज देंगे? आइन से बाला तर तो नहीं हुआ जा सकता। अच्छा, और जो गवर्नर साहब हैं वो क्योंकि बाहर से पढ़े हुए, लंदन से जो है वो ग्रेजुएट है, बहुत कॉम्पिटेंट बंदे, तो वो भी ये समझते हैं कि जो आइन और कानून की रोशनी में जो बनता है उसके मुताबिक किया जाए और वो ये लेकिन करेंगे। अगर उनकी पार्टी नहीं मानेगी तो देखिए, मैक्सिमम पार्टी ये कर सकती है कि तारीख के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं, सही, या निगरान सेटअप के हवाले से या इस तरह का कुछ है। लेकिन उनको आइन के आर्टिकल 224A और 105 के तहत हर सूरत ये एक्सेप्ट करना ही करना है, अदरवाइज नहीं करते तो अभी चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट किया है कि ऑटोमेटिकली फिर आप उसमें जाएंगे, तहलील हो जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। इसलिए बेहतर ही है कि वो भी जो है वो इन चीजों से बचेंगे और आईनी वाला रास्ता लेंगे और उस पर अमल दरामद करते हुए आगे लेके चलेंगे। वरना अगर ये नहीं होता तो फिर सवाल गवर्नर पर ही उठेंगे। तो बेहतर होगा कि गवर्नर साहब ने पहले भी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट देखिए, उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया कि जब वजीर आला पंजाब का उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया, इस चीज को उन्होंने तस्लीम किया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस चीज को मानते हैं, हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसी तरह वहां पर भी ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं जनाब के रात को क्या बनता है। ड्राफ्ट तैयार कर लिया मुनीबा, मैं खुद पढ़ के आया हूँ सारा। सही, वो ड्राफ्ट तो मैंने मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो शायद मैं नहीं जो सामने ला सकता, लेकिन उन्होंने वो ड्राफ्ट तजवीज़ करके बगैर साइन के वो
शहबाज शरीफ साहब के सामने उन्होंने पेश कर दी है। अब वो चलिए, मुशावरत से वो रात इसको आगे शाम लेके को शाम तक पता चल जाएगा कि जनाब क्या सूरत हाल बनने वाली है, फिर उसके हिसाब से ही आगे जो सियासी मंजरनामा है वो देखा जाएगा। हमारे साथ हसन रजा डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद है। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डिटेल में जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से हमने बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। माशाल्लाह जनाब, बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जनाब। हमारे साथ इस वक्त खूबसूरत आवाज़ के साथ जनाब खूबसूरत धुन का इम्तजाज है और सोशल मीडिया सेंसेशन है ये दोनों, और बहुत सी इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनती हैं उनके पीछे आपने इन दोनों की आवाज़ सुनी होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि जनाब ये छोटे से खूबसूरत से बच्चे जो है उस खूबसूरत सी आवाज़ और धुन के पीछे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब वोकलिस्ट हैं अली रज़ा हैं, और उसके साथ हमारे शजर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ्लूट प्लेयर हैं, मतलब कि बांसुरी बजाते हैं। तो आज इन दोनों से हमने जनाब बात करनी है और गपशप लगाएंगे और जर्नी भी उनकी जानेंगे। अली आपको भी वेलकम कहती हूँ, शजर आपको भी वेलकम कहती हूँ। शजर बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो आप, और आप भी अली, आपकी भी बहुत अच्छी आवाज़ है। कैसे स्टार्ट किया, कितने साल के हो? आई एम जस्ट 16। ओके, और आप शजर? 10 ईयर्स की, और इतनी खूबसूरत बांसुरी बजा रहे हो माशाल्लाह। कैसे स्टार्ट किया, मतलब किस तरह शौक आया आपको? मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी। अच्छा, बचपन में? अभी भी आप बचपन में ही हो, अभी भी 10 ईयर्स के ही हो। टाइगर श्रॉफ की मूवी देखी थी, उसमें उसने पीस बजाया था। अच्छा, तो उधर से शौक पड़ा था। अच्छा, क्या क्या बजाया था उसने? उसने तू 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 हीरोपंती उसकी मूवी का नाम। ठीक है। तो वहाँ से मुझे शौक पड़ा, तो मेरे पापा भी फ्लूट बजाते थे। तो ये हम सुन सकते हैं आपके उसके ऊपर ये वाली धुन सुनाओगे? चलो बांसुरी पे सुनाओ। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा अली, आपका कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे शौक आया? मैं 5 से 6 साल का था। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैमिली सपोर्ट है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में। पापा ने बचपन से ही कहा था कि स्टडी नहीं छोड़नी, बट हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था म्यूज़िक में। अच्छा। मैं छोटा सा था तो मैंने बहुत से कंपटीशंस विन किए, नेशनल सॉन्ग कंपटीशंस, और फिर नेशनल लेवल पे, फिर टीवी शोज इधर उधर, मतलब कि एक प्रोसेस चलता रहा एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब अल्लाह पाक, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग जानने लग पड़े हैं। जैसे हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है, इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो बस ऐसी जर्नी भी चल रही है। आप दोनों की जर्नी कैसे एक साथ स्टार्ट हुई? असल में हम लोग, मैंने ना पहले मैं वीडियोस नहीं डालता था, पोस्ट नहीं करता था रेगुलर। फिर ना मैंने देखा कि लोग मतलब कि कुछ कर रहे हैं, मतलब कि इतना अजीब सा करके ना, तो बड़ा ज़्यादा लोग उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मुझे भी आया कि यार मैं क्यों नहीं डालता वीडियोस वगैरह। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अब मैंने जो मर्जी, जब मैंने भी डालते रहनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फर्स्ट वीक मेरी वीडियो वायरल हो गई, ओरे पिया वाली। और वो एक वीक में, आई थिंक वो फर्स्ट वीडियो वायरल थी, वो एक वीक में 250+ के व्यूज़ हो गए थे उस पर। तो फिर मेरा जो अपना सपोर्ट है वो मेरा शजर के साथ है, क्योंकि ही इज़ वेरी टैलेंटेड। तो फिर हम देख भी रहे हैं जनाब। तो फिर मैंने इसको पकड़ा साथ। तो जो दुनिया में जो भाई का साथ है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, ना ऐसा लॉयल फ्रेंड मिल सकता और ना ही आपको ऐसा लॉयल साथ मिल सकता। चलें फिर, मेरे ख्याल से आपकी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी वही वाला गाना सुन ले फिर, ओरे पिया। जी वो चले। क्या बात है जनाब, बहुत ही टैलेंटेड आज बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शजर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, किसी से सीखा आपने? पापा से? पापा बजाते बांसुरी? अच्छा, वो आरिफ लोहार के बैंड में बजाते हैं। ओके, अभी भी वहाँ पे बजाते हैं और आप उन्हीं से सीख रहे हो? जी। क्या बात है। असल में पापा को भी जस्ट एक, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारी एज में पापा को भी एक शौक था। तो पापा ने अपना मतलब जितना भी सिस्टम था, अपनी एजुकेशन, अपना सब कुछ छोड़ के एक ट्राई ली के मुझे भी म्यूजिक करना चाहिए। सबको शौक होता है, आजकल तो सबको ही है, लेकिन उस दौर में थोड़ा कम था। लेकिन पापा उस तरह से नहीं कर पाए हम लोग की वजह से, मतलब हमारी जिम्मेदारियाँ, हम लोग का स्कूल, ट्यूशन से क्या, मतलब एवरीथिंग। तो फिर पापा ने, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पापा ने मुझे ये बात बताई कि मुझे भी म्यूज़िक का शौक था कभी। फिर पापा ने कहा कि
आप लोग करो, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। और हमारी ये खुशकिस्मत है कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, स्पेशली पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको ऐसे ही पेरेंट्स दे। बेशक ऐसे ही है, घर वालों की सपोर्ट के साथ ही आप कुछ कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। तो शजर आप पढ़ भी रहे हो साथ, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में। तो क्लास में भी ऐसे ही बच्चे आपको कहते हैं कि हमें हाँ जी, सारे फैंस हैं मेरे। सारे फैंस हैं, वाह जी वाह, क्लास में भी सारे फैंस हैं। क्या कहते हैं आपको, हमें भी बजाना सिखाओ बांसुरी? कहते तू तो छा गया है भाई। छा गया, वाह जी वाह, सच्ची में आप छा गए हैं। सोशल मीडिया पे तो आप बिल्कुल छाए हुए हैं। तो इतना मतलब अच्छा लगता है जब सोशल मीडिया पे सारे आपकी इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं? जी। अच्छा, तो कितना क्या फिर क्या कैसी फीलिंग आती है जाके मामा पापा को तंग करते हो? देखो मैं तो फेमस हो गया हूँ। बहुत ये हमारे घर में, हमारी घर की शान ही है एक तरफ से, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग इससे मतलब ये घर में भी ऐसे ही रहता है आराम से, या ये यहाँ पर थोड़ा सा कैमरे का थोड़ा सा? नहीं, ये तो यहाँ पे तो ये लग रहा है कि जैसे ना इसका इंटरव्यू चल रहा है, तो ये घर में हमें बस आपको क्या तंग करते सबको। डक्की भाई का नाम सुना आपने? हाँ। लगा लो, उसकी कॉपी आई है। अच्छा, क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है? मुझे लगता है अच्छा खासा फूडी हैं आप। हाँ, क्या पसंद है? मुझे उनका बर्गर कॉटेज वालों का पिज्ज़ा। अच्छा, पिज्जा पसंद है, और क्या क्या पसंद है? और उनका बर्गर। अच्छा, उन्हीं का सब कुछ पसंद है और कुछ नहीं पसंद? सबका सब कुछ सबका सब कुछ पसंद। सब कुछ खा जाते हैं आप। घर वालों के लिए भी थोड़ा सा रहने दिया करो कि नहीं सब कुछ खा जाना है आपने। नहीं, ये नहीं देता किसी को। मेरी लड़ाई होती है इसके साथ। शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। नहीं, हम लोग अक्सर ना, हमारी आदत है, हम लोग रात को क्रेविंग होती है ना, तो हम लोग निकल जाते हैं कुछ ना कुछ करके बाहर। तो हमारी अक्सर खाने से लड़ाई होती है, कभी आइसक्रीम से, कभी पिज़्ज़े से। म्यूजिक से लड़ाई नहीं होती, खाने से लड़ाई होती कभी है। हो जाती है, क्या बात है। कभी पैसों से भी हो जाती है। मैं इसको लूट लेता हूँ, मैं सबको तो देखना भी निकालेगा। हाँ, ये तो चलता रहता है, फिर घर में नोक झोंक चलती है। अच्छा, आजकल एक गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, कहानी सुनो। क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब। इस वक्त हमारे पूरे स्टूडियो में जितने भी लोग हैं ना, आपको बड़ा गौर से सुन रहे हैं। इसका मतलब कि आप पसंद आ रहे हैं सबको। सोशल मीडिया पे तो पसंद आ रहे हैं कि यहाँ पर भी सबको पसंद आ रहे हैं। और बहुत अच्छा, मतलब शजर बहुत अच्छा गाते हो, बजाते हो बांसुरी, और आप बहुत अच्छा लिटरली गाते हो। तो पाकिस्तानी सिंगर्स को, कौन कौन से सिंगर्स को सुनते हो? मैं तो पसंदीदा कौन है? मैं सबको ही सुनता हूँ। अच्छा, लेकिन एक फेवरेट होता है ना जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं या उसके साथ गाना चाहते हैं? पाकिस्तान से जो सिंगर्स हैं मेरे फेवरेट, उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आतिफ असलम का आता है, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान की सेंसेशन है। तो एक आतिफ असलम, और एक हमारे नेबर से हैं, उनके मतलब कि मैं उनका मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ, डाई हार्ट फैन हूँ, अरिजीत सिंह, बहुत बड़ा फैन। और आप किसको सुनते हो? मैं पारसनाथ को। अच्छा, फ्लूटिस्ट हैं वो, इंडिया के। ठीक है। और बाकर भाई को, वो पाकिस्तानी फ्लूटिस्ट हैं। ओके, उनको सुनते हो। और गानों में इंटरेस्ट है कि मैं भी वोकलिस्ट बनूं? जी, ये अभी आपको सुनाएगा। अच्छा, वोकलिस्ट भी हैं, वाह जी वाह, मतलब टैलेंट भरा हुआ है अंदर। फूड भी अंदर भरा हुआ है, टैलेंट भी भरा हुआ है, वाह जी वाह, मतलब फूड ही है। तो फिर मेरे ख्याल से आप दोनों का फिर सुन लेना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और घर में सबको ज्यादा कौन सपोर्ट करता है, ये जानना चाहूंगी। घर में अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो पापा मामा क्रेडिट ले लेते हैं। और अगर कोई मतलब ये कोई अच्छा काम करे ना, तो पापा कहते हैं जी मेरा बेटा आ गया। और कोई शरारत कर दे, कोई नुकसान कर दे, तूने ही बिगाड़ा इसको, तेरी बात सही है, ये सब। अच्छा, मतलब ऐसे होता है। लेकिन दोनों को ये सपोर्ट करते होंगे कि आगे जाइए आप? हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बट ये जब कोई हैपन हो जाता है तो फिर ऐसा होता है कि जो ब्लेम होता है वो मेरे पे आ जाता है। चलो, थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और शजर आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलके। बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते OST अखियां हैं, हमने वो आपसे सुनना है, ठीक है? अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।